नमस्कार दोस्तों। किराए से होने वाली आमदनी पर जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो दो गलतियां आप जरूर करते होंगे। 95% लोग ये गलती कर लेते हैं। पहली गलती यह है कि बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर आपको उतना टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती किराए की आमदनी पर जितना कि आप पे कर रहे हैं। बहुत सालों से करते आए होंगे लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि ये टैक्स आपका इतना बनता ही नहीं है जितना आप एक्चुअली हर साल पे करते आ रहे हैं। और दूसरी गलती ये कि कई जगह किराए की आमदनी में ऐसी भी हैं जहां पर टैक्स आपका ज्यादा बनता है लेकिन आप कितने सालों से उसको कम भरते आए हैं, या तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया है और अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो नोटिस आपको नहीं आया, लेकिन अगर आप वैसा ही करते रहेंगे तो कभी ना कभी नोटिस आपको जरूर आएगा। यह बात हमारे ध्यान में रखिएगा। क्या है ये दोनों चीजें, कहां आप टैक्स ज्यादा भर रहे हैं और कहां आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, जो कि आपको जरूर भरना चाहिए जिससे कि इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना है। ये दोनों चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे हम वो चीजें जहां पर आप टैक्स जरूरत से ज्यादा भर रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि किराए पे होने वाली आमदनी, चाहे वो कमर्शियल किसी बिल्डिंग से प्लॉट से हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट से हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से अगर आपको आमदनी है वो किराए की आमदनी गिनी जाती है। चाहे वो कोई फ्लैट भी आपने किराए पर दिया है, इस पर आम तौर पर हम क्या करते हैं कि जितनी हमें आमदनी है उसमें से 30% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके बाकी 70% को अपनी टोटल इनकम में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। इससे एक तो आपका टैक्स ज़्यादा भी बनता है और दूसरे ये टैक्स कैलकुलेशन का बहुत गलत तरीका है। जो होना चाहिए वो पॉइंट्स आप एक एक करके नोट करते जाइए। सबसे पहली बात, जो एक्चुअल रेंट आपने रिसीव किया है आपको टैक्स सिर्फ उस पर ही देना है। यानी कि मान लीजिए अभी आखिरी 2 महीनों का फरवरी मार्च का रेंट आपका रिसीव नहीं हुआ है, किराएदार बोल रहा है कि किसी भी वजह से वो अभी रेंट नहीं दे सकता, वो आपको अप्रैल मई में वो रेंट बाकी अगले रेंट के साथ ही पे कर देगा, तो उन 2 महीनों के रेंट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। किराए की आमदनी पर टैक्स सिर्फ तभी पे किया जाता है अगर वो किराया वाकई आपकी जेब में आ चुका है, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, किराए की आमदनी पर टैक्स देने से पहले आपको उस पर हुए खर्चों को भी लेस करना है। अब खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जिसके अंदर वाटर सीवरेज का बिल आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, और कोई लोकल बॉडीज अगर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा रही हैं, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी हुई है, तो वो सारे टैक्सेस आप पहले लेस करेंगे अपने टोटल किराए की आमदनी में से। मान लीजिए आपने एक साल में 1 लाख रुपया किराए की आमदनी के रूप में आपको आया है और उस पर 5,000 रुपये आपने किसी भी तरह के टैक्स दिए हैं, तो 1 लाख रुपए में से पहले आप 5,000 रुपये लेस करेंगे, बाकी बचे 95,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? क्योंकि हर बिल्डिंग पर कोई ना कोई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हर साल हो ही जाते हैं। कोई पेंट करवाया, कोई रिपेयर्स करवाई, मुरम्मत करवाई, कुछ भी है, तो उन सभी खर्चों को ओवरऑल 30% के करीब माना जाता है और 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। इसके अलावा आप लोन अमाउंट का एक पार्ट भी उसमें से लेस कर सकते हैं। अगर आपने बिल्डिंग जो किराए पर दी है वो लोन पर ली हुई है और लोन का जो रीपेमेंट कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो इंटरेस्ट आप रेंटल इनकम में से लेस करके बाकी बची हुई इनकम पर टैक्स देना होगा, इसलिए यहाँ ये भी सेविंग्स हो जाती है। इसके अलावा एक और ऐसी टिप देते हैं आपको जिससे आपके रेंटल इनकम पर टैक्स बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। जब भी आप कोई बिल्डिंग रेंट पर देते हैं तो कोई ना कोई इसकी किराएदार को आपको मेंटेनेंस करवा के देनी पड़ती है, कोई रिपेयर करवानी होती है, इसलिए जो भी वो मेंटेनेंस और रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं वो किराए के अंदर शामिल ना करें, उसको अलग से आप चार्ज करें, अलग से उसे बाई हैंड वो कैश ले सकते हैं या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन उसे रेंट का हिस्सा मत बनाइए ताकि उस पर टैक्स आपका सेव हो सके। इसी तरह से कई बार ऐसे फ्लैट्स, ऐसी बिल्डिंग्स रेंट पर दी जाती हैं जो फुली फर्निश्ड होती हैं, जिनके अंदर वाईफाई ऑलरेडी लगा हुआ है, डीटीएच कनेक्शन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर सब लगे हुए हैं, तो इन सब का जो चार्जेस हैं, जो भी पेमेंट्स आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, वो भी आप अलग से किराएदार से रिसीव कर सकते हैं। उसे किराए का हिस्सा बनाना मतलब कि फालतू के अंदर टैक्स पेमेंट को इन्वाइट करना है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपका रेंट पर देने का प्लान है और वो प्रॉपर्टी आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, घर में किसी के भी नाम से ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसे ज्वाइंट ही रहने दे, क्योंकि जब उसका रेंट आएगा तो वो भी 50-50 या जिस भी प्रोपोर्शन के अंदर
प्रॉपर्टी में आप हिस्सेदार हैं उसी प्रोपोर्शन के अंदर आप रेंट रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से आपकी टैक्स सेविंग दो जगह पर हो सकती है, तो ये बात भी खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगले हिस्से में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आपका रेंटल इनकम का टैक्स बनता ही नहीं है, आप फजूल में हो सकता है वो टैक्स पे कर रही हो। वो सारी चीजें इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही है। रेंटल इनकम टैक्सेबल नहीं होती जब टैक्स रिसीव किया जा रहा हो किसी फार्म हाउस से, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता रेंटल इनकम पर। लोकल अथॉरिटी कोई आपको रेंट दे रही है तब भी कोई टैक्स नहीं होता। कोई अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से रेंट आ रहा हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रेंट आ रहा हो, किसी ट्रेड यूनियन से आ रहा हो, चैरिटेबल सोसाइटी से आ रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा हो, आपके अपने बिजनेस के लिए वो बिल्डिंग या फ्लैट या कोई प्लॉट यूज किया जा रहा हो तब भी कोई रेंट का हिस्सा नहीं होता। और जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तब भी किसी तरह का एज्यूम्ड रेंट, डीम्ड रेंट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात मैंने बोली है कि अगर आप खुद घर में रह रहे हैं तो रेंट आपको पे नहीं करना होगा। तो इस तरह से जब हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो रेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो हमारी अपनी बिल्डिंग है उसमें कोई रेंट का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिया में ये नियम है, सेक्शन 24 के अंतर्गत प्रॉपर्टी को दो तरह से डील किया जाता है। एक तो SOP यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आप खुद रह रहे हैं, जो खुद आपने ऑक्यूपाई की हुई है। दूसरी DLOP यानी कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये DLOP क्या होता है? DLOP होता है, मान लीजिए किसी पर्सन के नाम से, अब मेरे पास मान लो कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो खाली प्लॉट है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, फ्लैट है, कुछ भी है। मेरे पास मान लीजिए 3 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी में किसी घर में तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन बाकी दोनों खाली पड़े हैं। इस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि वो दो जो बिल्डिंग या प्लॉट खाली पड़े हुए हैं वो DLOP के अंतर्गत आते हैं, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी ये माना जाता है, चाहे आपने किराए पर दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो आपने किराए पर दी हुई हैं और एक स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक, जो वहाँ कॉरपोरेशन के नियम हैं, लोकल बॉडीज़ के नियम होंगे, उसके मुताबिक एज्यूम किया जाएगा कि आपको उस पर से रेंट आ रहा है और उस रेंट पर आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस और अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कुछ प्रोसीजर से लेस करने के बाद टैक्स भी देना पड़ेगा। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन नियम यही है। हालांकि सच ये भी है कि 99% लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह के टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप प्रॉपर्टी का ही बिजनेस करते हैं, आप तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के बिजनेस के अंदर हैं, तो भी अगर आपने मान लो 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज लेकर रखी हुई है तो वो स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। उस पर आपको कोई DLOP के हिसाब से रेंट पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड है, वो भी अगर 2 साल से ज़्यादा वैकेंट पड़ी रहती है तो DLOP के अंतर्गत आ जाती है। उस पर आपको एज्यूम्ड रेंट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो होपफुली आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आपके जनरल नॉलेज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई होगी, और अगर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल डिफरेंट मूड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।